गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मुक्त दोलन। मुक्त दोलन तथा स्वाभाविक आवृत्ति। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मुक्त दोलन क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को जो दोलन कर सकती है, इस तरीके से जो दोलन कर सकती है, उसको हम साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो क्या होगा, वो एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करने लग जाएगी। तो जिस आवृत्ति से वो दोलन कर रही है उसको हम बोलेंगे उस वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और इस पर कोई भी बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कोई बाह्य बल उस पर जो है अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। और वो जो दोलन है वो कहलाएंगे मुक्त दोलन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सरल लोलक के बारे में बताया था कि इस तरीके से एक कील है, ये धागा है, ये गोला है, इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये दोलन करने शुरू कर देता है। तो इस तरीके के जो दोलन है ये कहलाएंगे मुक्त दोलन। और ये जो जिस आवृत्ति से दोलन कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वाभाविक आवृत्ति। अब नेक्स्ट टॉपिक है अवमंदन तथा अवमंदित दोलन। अवमंदन डैम्पिंग फोर्स तथा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब जैसे कि ये है कि एक सरल लोलक में एक जो गोला बंधा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा बल लगा के विस्थापित किया और इसने दोलन करने शुरू कर दिए। अब अगर कोई भी बल उस पर कार्य ना करे, ना किसी तरीके का घर्षण कार्य करे, ना ही कोई अवमंदन बल कार्य करे जो मतलब उसकी गति को कम करने का प्रयास करे, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूशन में इसके दोलन इस तरीके से चलते रहेंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जो भी दोलन कर रही है वस्तु, धीरे धीरे क्या होता है, उस पर कोई ना कोई घर्षण बल कार्य करता है और थोड़ी देर बाद जो दोलन होते हैं वो दोलन जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो मतलब इनको हमने ऊर्जा दी, शुरू में ऊर्जा दी इनके विस्थापन के लिए, वो ऊर्जा भी धीरे धीरे क्या होगी, वो ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऊर्जा कम होती जाएगी तो धीरे धीरे जो दोलन करने का आयाम है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और लास्ट में वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके के जो दोलन हैं उनको हम बोलते हैं अवमंदित दोलन। और आयाम जो इस तरीके से घट जाता है, अगर हम एक ग्राफ के थ्रू देखें तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये सबके लिए ऐसे ही होता है क्योंकि कोई ना कोई फोर्स जो है वो कार्य करता ही है ऐसे। फिर धीरे धीरे जो है आयाम घटना, देख रहे हो आप, आयाम घटना शुरू हो गया। आयाम घटते घटते ये जो दोलन है ये भी क्या हो गए, कम होने शुरू हो गए और अल्टीमेटली क्या हो गए, ये जीरो। तो इस तरीके के जो दोलन हैं इनको हम बोलते हैं अवमंदित दोलन। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रणोदित दोलन। प्रणोदित का मतलब होता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड मतलब अगर हम किसी वस्तु पर जो दोलन कर रही है उस पर कोई बाह्य बल लगा दें, बाह्य आवर्त बल लगा दें, जिसकी जो आवृत्ति है वो वस्तु की जो स्वाभाविक आवृत्ति है इससे कुछ अलग हो। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में तो जो वस्तु होती है वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से ही दोलन करना चाहती है कि मैं उसी से ही दोलन करूं। पर धीरे धीरे जो हमने बाहर से एक बल लगाया, वो बाह्य बल क्या करता है, वो उस वस्तु पर अपनी आवृत्ति आरोपित करने का प्रयास करता है। तो जो वस्तु होती है और जो हमने बाहर से बल लगाया, उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो जिससे वस्तु के कभी आयाम बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं और अल्टीमेटली जो वस्तु होती है जो हमने बाह्य बल लगाया उसी से ही दोलन करना शुरू कर देती है। तो इसको हम कहते हैं प्रणोदित दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्योंकि बाहर से जो हम बल लगा रहे हैं वस्तु उसी से अपने दोलन करने शुरू कर रही है। बिल्कुल अगर हम इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखें तो एक स्वरित्र द्विभुज होता है। स्वरित त्रिभुज में आपको दिखाती हूँ।
ये जो है ये स्वरित द्विभुज है, द्विभुज क्योंकि इसकी दो भुजाएं होती हैं और ये है इसका हैंडल, ठीक है। इसको ये होता है रबर पैड और यहाँ पर इसकी आवृत्ति लिखी रहती है। आवृत्ति आप यहाँ देख सकते हैं 341। इस स्वरित द्विभुज की आवृत्ति जो है वो 341 है। तो स्वरित द्विभुज को जब हम रबर पैड पे मारते हैं, इस तरीके से हमने मारा, तो आपको कुछ भी इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी या बहुत स्लो सुनाई देती है। और अगर इसको हम इसी तरीके से मारकर किसी टेबल पर रखते हैं, एक मैं आपको इस वीडियो के बाद एक छोटी सी ऑडियो सेंड करूंगी जिसमें मैंने इसको इस रबर पैड पे मार के, स्वरित द्विभुज को एक रबर पैड पे मार के एक लकड़ी के टेबल पर रखूंगी, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी कि किस तरीके से इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम स्वरित द्विभुज का जो दस्ता है, दस्ता मतलब ये जो इसका हैंडल है, इसको जब मेज पर टिकाते हैं तो जो स्वरित द्विभुज के जो कंपन हो रहे हैं, ये 341 का मतलब है कि ये 1 सेकंड में ये जो इसकी भुजाएं हैं ये 341 बार कंपन कर रही हैं। तो जो इसके कंपन हो रहे होते हैं, जब हम इसे एक टेबल पर टिकाते हैं तो ये कंपन टेबल तक पहुंच जाते हैं। अब टेबल तो बहुत बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़े होने की वजह से इसके जो स्वरित द्विभुज है इसके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है, बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो ये जो मेज के कंपन है ये कहाँ पहुँच जाते हैं? वायु में पहुँच जाते हैं, तो जिससे हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। और क्योंकि जब अब स्वरित द्विभुज को पहले हमने रबर पैड पे मार के सिंपली खड़ा किया, अब हम टेबल पे खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से कंपन शुरू हो गए, तो जो इसकी एनर्जी जो इसमें लग रही थी दोलन करने के लिए, वो एनर्जी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कंपन तेज़ हो गए। तो इसके जो दोलन, जब मैं इसे टेबल पे खड़ा कर दूंगी तो इसके दोलन कहलाएंगे प्रणोदित दोलन। अब नेक्स्ट टॉपिक अनुनाद, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति छोड़कर अगर उस बाह्य बल की आवृत्ति से ही कंपन करने लग जाती है, दोलन करने लग जाती है, तो उनके दोलनों को हम कहते हैं प्रणोदित दोलन। और इस टाइम आयाम जो है वो बड़ा भी हो सकता है, आयाम छोटा भी हो सकता है। अनुनाद क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर हो या उसकी पूर्ण गुणज हो, तो वस्तु के जो प्रणोदित कंपनों का आयाम होता है वो बहुत बढ़ जाता है और इस घटना को हम बोलते हैं अनुनाद की घटना। सपोज ये जैसे मैंने अभी आपको स्वरित द्विभुज दिखाया, इसकी आवृत्ति जो है वो है 126। तो अगर हम कोई बाह्य बल ऐसा लगाएं जिसकी आवृत्ति या तो 126 ही हो या फिर इसकी पूर्ण गुणज, 126 का पूर्ण गुणज क्या होगा? 252 या फिर 378। तो ये जो है 126 एकम 126, 126 दूनी 252, 126 दिया 378, ये जो हैं ये क्या हो गए? इसके पूर्ण गुणज। तो अगर कोई जो हमने बाह्य बल लगाया उसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या उसकी पूर्ण गुणज हो, तो जो कंपनों का आयाम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इस घटना को बोला जाता है अनुनाद की घटना। और अनुनाद होता क्यों है? जब बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो जो बल होता है वो क्या होता है? हर एक कंडीशन में बल जो वस्तु दोलन कर रही होती है उसी की कला में ही होता है। तो जो पिछले आवेग होते हैं वो भी कंटिन्यूएशन में क्या होते हैं? वो जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो जब आवेग जुड़ते गए तो आयाम बढ़ता चला गया। आयाम के बढ़ने के साथ साथ जो ऊर्जा का लॉस हो रहा था वो भी बढ़ता चला गया। एक कंडीशन ऐसी आती है, जो बाह्य बल हमने दिया वो वाली ऊर्जा और जो वस्तु जब दोलन कर रही है, दोलन करते करते भी उसका ऊर्जा का लॉस हो रहा है, वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम
जो होता है आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। इस घटना को अनुनाद बोला जाता है। अब इसमें भी अनुनाद के भी दो जो पार्ट हैं, एक तो तीक्ष्ण अनुनाद और एक सपाट अनुनाद। अगर जो बाह्य बल की आवृत्ति है वो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से हम थोड़ा सा ही कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो कंपनों का आयाम या तो बहुत अधिक घट जाए या थोड़ा सा कम हो जाए। इस घटना को हम तीक्ष्ण या सपाट अनुनाद कहते हैं। अगर वस्तु की जो बाह्य बल की आवृत्ति है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से हम थोड़ा सा कम, बिल्कुल हल्का सा कम कर दें, जैसे वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति है 126 और जो हमने बाह्य बल की आवृत्ति लगाई वो हमने कर दी या तो 125 हल्का सा ही कम, या फिर कर दी हमने 127, और कंपन जो हो रहे हैं उसका आयाम बहुत अधिक घट जाए, थोड़ी सी कम करने पर ही आयाम बहुत अधिक घट जाए तो अनुनाद को कहते हैं तीक्ष्ण, शार्प। और अगर थोड़ा सा ही कम ज़्यादा करने पर आयाम भी थोड़ा सा ही घटे तो अनुनाद को बोला जाता है सपाट। अब इसका अनुनाद का बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे जब सेना पुल पार करती है तो जो सेना पुल पार करती है सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते। इसका रीज़न ये है कि अगर सभी सैनिक जो चल रहे हैं एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे, उनकी कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो पुल में बहुत बड़े बड़े कंपन होने लग जाएंगे और इससे पुल टूट सकता है। तो इसीलिए वो आगे पीछे करके चलते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा आपने देखा भी होगा, जैसे घरों में कई बार आप लोग बैठे होते हो, घर में अचानक से जो खिड़की या दरवाजे के कांच होते हैं, शीशे होते हैं, वो झनझनाने लग जाते हैं, वो हिलने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? जो घरों में वायु है उसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति है बाहर वाले किसी व्हीकल की स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर गई, उसके बराबर या उसके पूर्ण गुणज हो जाती है, तो उस टाइम जो कंपनों का आयाम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस घटना को क्या बोला जाता है? अनुनाद की घटना। या जब हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते बजते कई बार टेबल पर जो कप प्लेट्स रखे होते हैं वो भी साथ साथ खनखनाने लगती हैं। ये भी क्यों होता है? ये भी होता है अनुनाद की घटना की वजह से। ठीक है। इसी और एक और ये भी रीज़न है कि जब भूकंप आता है तो सब मकान, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही सब मकानों में क्रैक आएगा, कोई कहीं से क्रैक हो जाता है, कोई कहीं से क्रैक हो जाता है, या कोई मकान ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है? ये उस मकान की स्वाभाविक आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जो मकान है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति जो भूकंप आया है उसकी आवृत्ति के बिल्कुल आसपास होगी, उस मकान को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और अगर मकान की आवृत्ति भूकंप की आवृत्ति से अलग काफ़ी हटके होती है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचता। और ये जो मकान की आवृत्ति होती है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उस मकान की हाइट कितनी है, उस मकान का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कैसा है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये अनुनाद के एग्जाम्पल हैं जो डेली रूटीन में हम लोग देखते हैं। बाकी सब एग्जाम्पल आप लोग एक बार बुक में से पढ़ लेना, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो आप मुझसे क्लियर कर लेना।